चैप्टर 10 है मिसलेनियस प्रोविजंस का मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का 2002 वाला, जो कि सीबीआई एग्ज़ाम में आने वाला है। तो हम इसको देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। वैसे मिसलेनियस में कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है पढ़ने के लिए, फिर भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो एक बार वन टाइम रीडिंग तो बनती है। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले 62 जो सेक्शन 62 है वो बात करता है पनिशमेंट फॉर वेक्सेशियस सर्च। आपने झूठी सर्च की है, मतलब जहाँ सर्च नहीं करनी थी वहाँ सर्च कर ली है। तो अगर आपने बिना मतलब के, बिना ही कोई रीज़न के, मतलब आपने रीज़न रिकॉर्ड नहीं किए हैं राइटिंग में और सर्च कर ली है, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। सर्च किसकी की है आपने? किसी भी बिल्डिंग या प्लेस की, या और डिटेन और सर्च ऑफ अरेस्ट और एनी पर्सन, डिटेन्स और सर्चेज और अरेस्ट एनी पर्सन। तो इसका मतलब ये है कि 62 में आपने वेक्सेशियस सर्च की है किसी भी बिल्डिंग या प्लेस की, या फिर सर्च आपने अरेस्ट कर लिया है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, या आपने सर्च किया है किसी पर्टिकुलर पर्सन की, तो आपको जो पनिशमेंट मिलने वाली है वो होगी 2 साल तक की सज़ा और फाइन 50,000 रुपये तक का, या बोथ। तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है तो वो ये रखना है कि 62 में क्या है, 62 में वेक्सेशियस सर्च अगर आपने किया या वेक्सेशियस अरेस्ट किया है आपने, तो 2 साल तक की सज़ा होगी, साथ में 50,000 रुपये का फाइन भी हो सकता है। सिर्फ और है, इसका मतलब 50,000 के फाइन में भी छूट सकते हो और बोथ भी हो सकता है। फिर पनिशमेंट फॉर फॉल्स और वेक्सेशियस और फेलियर टू गिव इन्फॉर्मेशन। किसी पर्सन ने या तो गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, या वो एंटाइटल्ड था इन्फॉर्मेशन देने के लिए लेकिन उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है 63 में, तो उसकी पनिशमेंट क्या होने वाली है? 2 साल तक की सज़ा होगी और 50,000 रुपये तक का फाइन होगा, और बोथ भी हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्शन 2 ईयर और विद फाइन, तो मतलब या तो 2 साल की सज़ा हो जाएगी या फाइन हो जाएगा 50,000 तक का, 50,000 रुपये तक का। जो हमने पढ़ा था ये वाला प्रोविज़न कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है या फेलियर टू गिव इन्फॉर्मेशन है, तो 2 साल तक की सज़ा होगी, 50,000 रुपये फाइन होगा। 3 कंडीशंस में, अगर ऑफेंस अंडर सेक्शन 3 रिफ्यूज़ टू साइन, अगर सेक्शन 3 में आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी और आपने रिफ्यूज़ टू आंसर कर दिया। सेकंड वन में आपको कहीं पे साइन करने थे, ठीक है, साइन एनी स्टेटमेंट मेड बाय हिम इन कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग, और आपने वो स्टेटमेंट को साइन नहीं किया है। सी बोलता है कि कोई भी समन आपने इशू किया था सेक्शन 50 के अंदर टू गिव एविडेंसेस और प्रोड्यूस द बुक्स और डॉक्यूमेंट, और आपने ओमिट कर दिया है उन सबको, या तो अकाउंट देने के लिए, डॉक्यूमेंट देने के लिए जिस प्लेस और टाइम पे बताया गया था, तो उसको पेनल्टी। अब जो अपने अगर आपने सेक्शन 3 का रिफ्यूज़ टू आंसर किया है या रिफ्यूज़ टू साइन किया है, तो आपको 2 साल तक की सज़ा होगी, 50,000 तक का फाइन हो सकता है, 50,000 रुपये तक का फाइन हो सकता है और बोध हो सकता है। लेकिन अगर आपने सेक्शन 50 में जब आपने किसी पर्सन को समन दिया टू गिव द एविडेंसेस और प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट और बुक्स अकाउंट, और अगर उसका ओमिशन हुआ है तो 500 रुपये तक की सज़ा होगी, जो कि 10,000 रुपये तक की जा सकती है। 500 से लेकर 10,000 रुपये तक की सज़ा होगी, या आपको सेक्शन 50 का अगर आपने समन का उसका कंप्लाइंस नहीं की है, तो वो बात है। अगर किसी भी पनिशमेंट, किसी भी फाइन या पनिशमेंट देने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ हियर प्रोवाइड करवाई जाएगी नेचुरल जस्टिस का। इसके अलावा ये है कि इन फाइनों के साथ साथ आपको सेक्शन 174 और आईपीसी के लिए भी लायबल किया जा सकता है। 64 बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। अगर सेक्शन 62 और सेक्शन 63 सब क्लॉज 1 में अगर आपने कॉग्निजेंस लेनी है, तो आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो आप समझ गए, अगर आपको सेक्शन 62 या 63 के क्लॉज 1 में आपको अगर कॉग्निजेंस लेना है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट लेनी पड़ेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन द 19 डेज दे भी सकता है और मना भी कर सकता है। अब सेक्शन 65 सीधा सेक्शन 65 ये बोलता है कि आपको कोई भी पर्सन को अरेस्ट करना है, सर्च करना है, सीज, अटैच, कॉन्फिस्केशन, इन्वेस्टमेंट, प्रोसिक्यूशन, ये सब सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होंगे। 66 बोलता है डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, या तो डायरेक्टर या कोई भी एनी अथॉरिटी जो कि स्पेसिफाई है, या तो जनरल या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू वो फर्निश कर देगी इन्फॉर्मेशन, या तो डायरेक्टर या कोई भी, मतलब किसकी इन्फॉर्मेशन है, डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन किसकी ड्यूटी है, या तो डायरेक्टर करेगा या कोई भी एनी ऐसी अथॉरिटी जो स्पेसिफाइड है वो करेगी जनरल इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड। ठीक है, कोई भी ऑफिसर लाइक कैसे टैक्स लगाना है, फॉरेन एक्सचेंज क्या है, तो ये नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, मतलब एनडीपीएस में क्या क्या, ये तो इतना कुछ है नहीं इसमें, नॉट इम्पॉर्टेंट।
और डायरेक्टर और अथॉरिटी, अगर डायरेक्टर और अथॉरिटी सेटिस्फाई हो गए कि हाँ कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो वो इन्फॉर्मेशन देंगे किसको, पर्टिकुलर एजेंसी को, जो कि यहाँ पर है सर्च वगैरह करने के लिए, जो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ऑथराइज है, उसे वो डायरेक्टर या कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो ऑथराइज है बाय जनरल या स्पेशल ऑर्डर, तो उन सबको हमें देना पड़ेगा। तो वो एजेंसी को इन्फॉर्मेशन करवा देंगी। बार ऑफ द सूट इन सिविल कोर्ट्स, मतलब आप जिसके लिए आपने यहाँ बार ऑफ सूट इन सिविल कोर्ट, नो सूट शैल बी ब्रॉट इन एनी सिविल कोर्ट टू सेट असाइड और मॉडिफाई एनी प्रोसीडिंग मेड अंडर दिस। ना ही तो आप सिविल कोर्ट में कोई भी सूट नहीं कर सकते हो, ना तो सेट असाइड करवाने के लिए, ना ही मॉडिफाई करवाने के लिए, ना ही कोई सूट होगा अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि उन्होंने कार्य किया है गुड फेथ में। तो अगर कोई काम उन्होंने गुड फेथ में किया है तो उसके लिए अलग से कोई केस नहीं, आप तो गुड फेथ के लिए कोई वो बार्ड है कि आप उन्हें प्रोसिक्यूट नहीं करोगे। फिर नोटिस इट इज टू बी इनवैलिड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ये बोलता है कि कोई भी नोटिस, समन, ऑर्डर, डॉक्यूमेंट सिर्फ इस ग्राउंड पे इनवैलिड नहीं होने वाले हैं कि कोई रीजन ऑफ मिस्टेक है, डिफेक्ट है, ओमिशन है इन सच नोटिस में, समन और ऑर्डर और डॉक्यूमेंट में, तो वो सब सिर्फ इस ग्राउंड पे इनवैलिड नहीं होंगे। फिर 69 में रिकवरी ऑफ फाइन एंड पेनल्टी, आप कैसे रिकवरी करोगे, फाइन इम्पोज किया और जो पेनल्टी इम्पोज की है, अगर कोई भी फाइन और पेनल्टी जो कि आपने सेक्शन 13 में लगाया है और सेक्शन 63 में, लाइक सेक्शन 13 में फाइन है या 63 में तो हमने पेनल्टी लगाई थी, सेक्शन 63 में हमने यहाँ पर फाइन था, सेक्शन 63 में फाइन है, तो सेक्शन 13 या 63 में आपने या तो पेनल्टी और फाइन को नहीं किया गया है विद इन द 6 मंथ फ्रॉम इम्पोजिशन, तो उसको रिकवरी कर लेंगे। कैसे करेंगे, चेकिए जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के शेड्यूल 2 में जो प्रोसीजर दिया हुआ है, वैसे टैक्स ऑफ रिकवरी, मतलब उस टाइप में आपके फाइन और पेनल्टी को रिकवर कर लिया जाएगा। ऑफेंसेस बाय कंपनीज, ऑफेंसेस बाय कंपनी में जो हम एनआई एक्ट में सीधे सीधे पढ़ते हैं कि कोई भी कॉन्ट्रावेंशन आपने किसी भी किया है एट द टाइम ऑफ, मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबल था उस टाइम पे कंपनी की कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए, उन सबको लायबल करेंगे, उन डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर को या कोई भी पर्सन है जो एक्चुअली काम कर रहा है कंपनी के साथ में उस टाइम में, तो हम उन सबको लायबल ठहराएंगे। लेकिन दूसरी बात ये बोलता है कि अगर उस पर्सन की नॉलेज में नहीं था, टुक विदाउट हिज नॉलेज, और उसने ड्यू डिलिजेंस से सब कुछ काम किया था, उसके बाद भी अगर ऐसा कोई ऑफेंस कंपनी कर देती है, ऐसा कोई कॉन्ट्रावेंशन कंपनी कर देती है, तो उस केस में आपको डायरेक्टर्स को सजा नहीं होगी। लेकिन अगर कुछ पता चल जाता है कि मतलब डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी अगर डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं उसमें और इस बात का पता चलता है, तो आप उन्हें लायबल करोगे। लेकिन सिर्फ एक्सेप्शन ये है कि उन्होंने, उसको पता नहीं था और उन्होंने एक्सरसाइज किया था ड्यू डिलिजेंस कि वो प्रिवेंट कर सके उस कॉन्ट्रावेंशन को, लेकिन उसके बाद भी वो हो गया। तो ये बात करता है हमारा 70 ऑफेंसेस बाय कंपनी। 71 है कि जो ये एक्ट है उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है। 72 बोलता है कंटिन्यूएंस ऑफ प्रोसीडिंग इन इवेंट ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी। अब इसमें थोड़ा सा टेक्निकल है, ये क्या बोल रहा है कि वेयर एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन हैज़ बीन अटैच, किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी आपने अटैच की है सेक्शन 8 में, एंड नो अपील अगेंस्ट द ऑर्डर अटैचिंग सच प्रॉपर्टी हैज़ बीन प्रेफर्ड। सेक्शन 8 में आपने प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया और उसकी अपील की नहीं गई है, एंड एनी अपील प्रेफर टू द, और कोई पर्टिकुलर अपील है जो आपने अपीलिएट कोर्ट में प्रेफर की है। अब जो आपने अपीलेट कोर्ट में अपील दिया उसमें क्या पता है, और सच पर्सन डाइज, अगर सेक्शन 8 में आपने प्रॉपर्टी को अटैच किया और उसकी अपील नहीं हुई है और वो पर्सन डाई हो गया या एडजुडिकेट हुआ है इंसॉल्वेंट बिफोर प्रेफरिंग अपील, अपील करने से पहले ही, मतलब सेक्शन 8 में वो पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच किया और अपील उसकी नहीं की गई और वो पर्सन डाई हो गया या इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया है उसको, तब जबकि वो अपील प्रेफर करता है उससे पहले ही। और अगर क्लॉज में वो सेकंड के लिए है कि जहाँ पे अपील कर दी गई है और उस ड्यूरिंग द अपील वो पर्सन डाइज या इंसॉल्वेंट हो गया है, इंजर्डुकेट, तो उसके जो भी लॉफुल गार्जियन है, मतलब लॉफुल फॉर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो वो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनके लिए लॉफुल है, और द ऑफिशियल असाइन और द ऑफिशियल रिसीवर एज द केस में भी प्रेफर एन अपील टू द अपीलेट कोर्ट, एज द केस में भी कंटिन्यू द अपील। ठीक है, और जो सेक्शन है वो 27 के अकॉर्डिंग डील होगी, वो कंटिन्यू जो अपील होगा। तो सेक्शन 8 में आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया, लेकिन आप अपील नहीं कर पाए थे, उससे पहले ही पर्सन या तो डाई हो गया है या फिर वो एडजुडिकेट इंसॉल्वेंट हो गया है, तो जो भी पर्सन, ये लॉफुल है लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए या ऑफिशियल असाइनी के लिए या ऑफिशियल रिसीवर के लिए कि वो लोग एप्लीकेशन करें और उनकी जो एप्लीकेशन होगी वो कंटिन्यूएंस में होगी सेक्शन 26 के रूल और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। और सेकंड वन बोलता है कि अगर आपने अपील कर दी थी ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस वो पर्सन डाइज हो गया है या इंसॉल्वेंट हो गया है,
तो भी उसकी अपील है वो चलती रहेगी इनके द्वारा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ऑफिशियल असाइनी वगैरह के द्वारा, और सेक्शन 26 से गवर्न होगी। वेयर आफ्टर पासिंग ऑफ अ डिसीजन और अ ऑर्डर बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल नो अपील हैज़ बीन प्रेफर्ड टू द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 42 और एनी सच अपील हैज़ बीन प्रेफर्ड टू द हाई कोर्ट। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि अपीलिएट जो ट्रिब्यूनल था उसका तो डिसीजन आ गया है, लेकिन आपने अपील नहीं की है हाई कोर्ट में। और सेकंड वन जो बी बोलता है वो बोलता है आपने अपील कर दिया हाई कोर्ट में। तो जिस केस में आपने अपील नहीं किया है हाई कोर्ट में और वो पर्सन डाइज हो गया है, एडजुडिकेट इंसॉल्वेंट हो गया है, और सेक्शन बी बोलता है कि जो पर्सन ड्यूरिंग, जब आपने अपील कर दी है तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील बिफोर द हाई कोर्ट वो पर्सन डाइज हो गया है, एडजुडिकेट हो गया है, तो ये लॉफुल है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ऑफिशियल असाइनी वगैरह सबके लिए कि वो प्रेफर करें अपील को हाई कोर्ट में, और अगर पहले से है तो कंटिन्यू करें अपील को हाई कोर्ट में। और यहाँ पे प्रोविजन सेक्शन 42 के अप्लाई होंगे। तो अगर सिंपली अपील जानी थी और नहीं जा पाई है तो सेक्शन 46 के प्रोविजन अप्लाई होंगे। और अगर अपीलिएट ट्रिब्यूनल का डिसीजन आ गया और उसकी अपील जानी थी सेक्शन 42 में हाई कोर्ट को और वो अपील नहीं जा पाई है तो सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग गवर्न करेंगे उसके लॉफुल असाइनी वगैरह। और जो ऑफिशियल असाइनी और ऑफिशियल रिसीवर की वो सारी पावर है जो कि प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट में दी गई हैं। फिर जो इम्पोर्टेंट लगता है कि आज से पहले सीबीआई के एग्जाम में आया नहीं है तो ये वाला एक्ट और अभी न्यू ऐड हुआ है, तो 72A थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो आपकी क्या है 72A इंसर्ट किया गया है 2019 में, अमेंडमेंट आया था 1 अगस्त, जो एनफोर्स में आया वो है 1 अगस्त 2019 से। तो आपको याद रखना है सेक्शन 72 है, 72A है, 1 अगस्त 2019 से एनफोर्स में आया है। ये बात करता है इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन कमेटी द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये जो एक MC जो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि जो इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका गठन कौन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेबलाइज करती है इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन कमेटी को। 4 किसके लिए, इंटर डिपार्टमेंटल और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इंटर डिपार्टमेंटल और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन के लिए। तो इंटर डिपार्टमेंटल और जो इंटर एजेंसी उनकी कोऑर्डिनेशन बैठाएगी और उसका पर्पस क्या है, ताकि वो ऑपरेशन करे, मतलब ऑपरेशनल कर सके, कोऑपरेशन करे वो बिटवीन द गवर्नमेंट, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, इंडिया एंड अदर रेगुलेटर्स एंड और सुपरवाइजर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो कोऑपरेशन भी करेगी और वो सुपरवाइजर का काम भी करेगी। अब कोऑपरेशन किस किस के बीच में करेगी, गवर्नमेंट के बीच में, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, फाइनेंशियल इंटेलेक्चुअल यूनिट जो है उन सब के बीच में। दूसरा बोलता है पॉलिसी कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अक्रॉस ऑल रिलीवेंट और कंपिटेंट अथॉरिटीज। पॉलिसी कोऑपरेशन होगा और कोऑर्डिनेशन होगा जितनी भी कंपिटेंट अथॉरिटीज हैं उन सबके बीच में। सी बोलता है अगर कोई भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटिंग द मतलब प्रिवेंट करने के लिए, मतलब अगर कंसल्ट करेंगे, हम कंसल्टेशन करेंगे उस जो इंटरमीडिएट कमेटी, ये जो कमेटी है इससे ये कंसल्ट के काम में आएगी। किससे रिलेटेड प्रोविजन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटरिंग द फाइनेंशियल ऑफ टेररिज्म और रेगुलेशन एंड गाइडलाइन एंड मतलब बेसिकली एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो काम है और जो फाइनेंस करते हैं टेररिज्म को उसको रोकने के लिए उससे रिलेटेड मैसेज पे हम रेगुलेशंस कर सकते हैं, गाइडलाइंस कर सकते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं। एंड लास्ट वन है मतलब डी है, डेवलपमेंट करेगी और इम्प्लीमेंट करेगी पॉलिसीज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरिंग द फाइनेंशियल ऑफ टेररिज्म। तो सबसे पहले हमने वहाँ तो कंसल्टेट, सी में कंसल्टेशन कर रही है, डी में उसका डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंट कर रही है पॉलिसीज को जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटरिंग द फाइनेंशियल ऑफ टेररिज्म होगा। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे वो सारे काम ये इंटरमीडिएट कमेटी करेगी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, कोऑपरेशन करेगी, सुपरवाइजर करेगी और उसके अलावा वो पॉलिसी कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन करेगी, कंसल्ट करेगी अमॉन्ग द कंसर्न अथॉरिटीज और डेवलपमेंट भी कर सकती है। पावर टू मेक रूल, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल बनाने की। 73 में 74 है, रूल टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। जो रूल्स हैं वो उन्हें पार्लियामेंट के सामने रखे, कोई इंपॉर्टेंट है नहीं है। पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, अगर इस एक्ट में कोई भी पर्टिकुलर डिफिकल्टी अराइज होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि वो डिफिकल्टी को रिमूव कर सकती है।